एक दूरदराज के पहाड़ी इलाके में, जहां जंगली हवाएं साधारण लकड़ी के घरों की छतों से होकर गुजरती थीं, हूंग नाम का एक आदमी रहता था। उसने अपना पूरा जीवन अपनी पत्नी को खोने के दर्द को सहते हुए और अकेले ही अपने बेटे को पालते हुए बिताया। खान उसके लिए सब कुछ था, उसकी एकमात्र आशा, जिसने उसे इस जीवन में बनाए रखा। जब खान पैदा हुआ था, तभी उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और उसने अपने पिता की पतली बाहों में एक रोता हुआ बच्चा छोड़ दिया था। उन सभी वर्षों के दौरान हुंग ने दोबारा शादी नहीं की और न ही अपनी खुशी के बारे में सोचा। उसने अपना पूरा दिल अपने बेटे की परवरिश में लगा दिया। उसका जीवन कठिन था, लेकिन उसने कभी भी अपनी किस्मत के बारे में शिकायत नहीं की। कड़ाके की ठंड के दिनों में जब खान को तेज बुखार होता था, तो वह केवल अपने बेटे को अपनी बाहों में पकड़ सकता था, उसे दिलासा देते हुए और अपनी मृत पत्नी से फुसफुसाते हुए कहता था, प्रिया, तुम चली गई हो। मुझे नहीं पता कि अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान कैसे बनाया जाए। खान कठिनाई के बीच बड़ा हुआ, अपने पिता के पसीने की हर बूंद को समझता था। वह अपने पिता से प्यार करता था और उसने खुद से एक मजबूत आदमी बनने का वादा किया था, ताकि उसके पिता को और चिंता ना करनी पड़े। लेकिन फिर उसके दिल को उसी तरह की परिस्थितियों वाली एक लड़की ने छू लिया। बिच, एक अनाथ जो गांव की दया पर जीती थी। बिच और खान बचपन से मिले थे। चाय के बागानों और पहाड़ियों के बीच एक साथ बड़े हुए थे। उनका प्यार शांत था, बिना किसी भव्य वादे के, बस चुपचाप हाथ पकड़ना, शाम को एक साथ एक धारा के किनारे बैठना और बादलों को देखना। बिच ने कभी भी एक असली घर का सपना देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पास मेहनत से कठोर हुए अपने हाथों के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन खान अलग था। वह उससे शादी करना चाहता था, उसे एक परिवार देना चाहता था। जिस दिन खान ने अपने पिता से पूछा, हूंग आग के पास बैठ गया। उसका अनुभवी चेहरा विचारशील लग रहा था। थोड़ी देर बाद उसने गहरी आवाज में कहा, तुम दोनों के माता पिता नहीं हैं। अगर तुम शादी कर लेते हो और चीजें कठिन हो जाती हैं, तो कौन तुम्हारी मदद करेगा? खान ने दृढ़ आंखों से अपना हाथ कस लिया। पिताजी, आपने मुझे बिना किसी की मदद के पाला। मैं भी वही कर सकता हूं। मुझे कठिनाई से डर नहीं लगता। हूंग लंबे समय तक चुप रहा। फिर उसने आह भरी। उसने अपने पूरे जीवन में कभी किसी पर भरोसा नहीं किया था। क्या उसे अपने बेटे को उसी तरह अकेला छोड़ देना चाहिए? उसने सिर हिलाया, भले ही उसका दिल अभी भी चिंताओं से भारी था। खान और बिच की शादी बहुत ही साधारण थी, दिल तोड़ने वाली थी। थाई रीति रिवाजों के अनुसार दूल्हे के परिवार को एक उचित दहेज प्रदान करना होता है। लेकिन हूंग का परिवार बहुत गरीब था। वे केवल एक मुर्गा, शराब की एक बोतल और अपनी बहू के लिए शादी के उपहार के रूप में अपनी मृत पत्नी के चांदी के कंगन की एक पुरानी जोड़ी ही तैयार कर सके। शादी के दिन कोई फूलों की पालकी नहीं थी, कोई कार नहीं थी। खान ने खुद बिच को नदियों के पार और जंगल के रास्ते अपनी पीठ पर लाद कर ले गया, जबकि उनके पड़ोसी उन्हें साधारण आशीर्वाद दे रहे थे। उस रात रिवाज के अनुसार बिच को अपने कमरे में इंतजार करना पड़ा, जबकि दूल्हे का परिवार पूर्वजों की पूजा करता था। लेकिन खान के परिवार के पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस उबले हुए चिकन के एक कटोरे और सुगंधित चिपचिपे चावल के एक बर्तन के साथ एक छोटा सा भोजन था। उस साधारण भोजन के दौरान बिच ने शर्माते हुए अपना सिर झुकाया और फुसफुसाया, पिताजी। हूंग ने अपनी बहू को देखा। उसकी बूढ़ी आंखें पहले से कहीं ज्यादा गर्म हो गईं। उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। उसकी आवाज भावनाओं से कर्कश थी। यह घर गरीब है, लेकिन अगर मेरे पास खाने के लिए चावल हैं, तो तुम्हारे पास भी होंगे।
बिच ने अपने होंठ भींच लिए। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसका एक असली घर होगा जिसे वह अपना कह सके, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि भाग्य के पास अभी भी उसके लिए कठोर चुनौतियां थीं। समय बीतता गया और 3 लोगों के छोटे से घर में शांति बनी रही। हुंग हर सुबह खेतों में जाता था, खान काम पर जाता था और बिच घर पर रहती थी, कपड़े बुनती थी और भोजन की देखभाल करती थी। ऐसा लगा कि यह साधारण खुशी हमेशा बनी रहेगी, लेकिन जीवन इतना आसान नहीं होता। 4 साल बीत गए और बिच अभी भी गर्भवती नहीं हुई थी। इस पहाड़ी इलाके में एक जोड़े के लिए लंबे समय तक बच्चे न होना एक अदृश्य सजा की तरह था। कानाफूसी और गपशप हर भोजन और बाजार के दिन में घुसने लगी। किसी ने हुंग से बेरहमी से फुसफुसाया, तुम्हारी बहू शायद बच्चे पैदा नहीं कर सकती, दूसरों के पास अब तक बच्चे होते। हुंग ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना पाइप पीता रहा। लेकिन उसका दिल चाकू की तरह कट गया। उसे बिच के लिए दुख हुआ, उसकी दयालु बहू जिसकी किस्मत इतनी कठोर थी। उसे अपने बेटे के लिए और भी दुख हुआ। एक मजबूत आदमी जो अपनी पत्नी से प्यार करता था, लेकिन अपने आस पास के अदृश्य दबावों के कारण असहाय होता जा रहा था। खान बिच को हर जगह इलाज के लिए ले गया। वे शहर गए, कई डॉक्टरों से मिले और अनगिनत पारंपरिक और आधुनिक दवाएं ली। हर बार जब वे घर लौटते तो बिच रोती। वह जानती थी कि खान ने यह नहीं कहा, लेकिन वह अंदर से बहुत पीड़ित था। मुझे माफ कर दो, बिच। खान हर रात अपनी पत्नी को गले लगाते हुए फुसफुसाता। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? अगर मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती तो ऐसा ही हो। मुझे डर नहीं लगता जब तक मेरे पास तुम हो। लेकिन ऐसा लगता है कि स्वर्ग उनके अनुरोधों को नहीं सुन रहा था। एक दिन खान खेत के बीच में गिर गया। हुंग दौड़कर उसके पास गया और उसे हिलाया, लेकिन खान का चेहरा पीला था और उसकी सांसें इतनी कमजोर थीं कि हुंग को लगा कि उसका दिल रुक गया है। खान को कैंसर होने की खबर ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। बिच इतनी सदमे में थी कि वह खड़ी नहीं हो सकी और हुंग अविश्वास में सुन्न हो गया। ये नहीं हो सकता, मेरा बेटा इतना स्वस्थ है। हुंग ने डॉक्टर पर चिल्लाया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन सच्चाई सच्चाई थी। खान को अंतिम चरण का कैंसर था और उसके पास ज्यादा समय नहीं था। बाद के दिनों में परिवार ने उसके इलाज पर अपना सारा पैसा खर्च कर दिया। हुंग ने अपने सारे खेत बेच दिए, यहाँ तक कि अपनी एकमात्र भैंस भी, जो उसकी सबसे कीमती संपत्ति थी। बिच ने भी हर जगह से पैसे उधार लिए। वे खान को शहर के एक अस्पताल में ले गए। हर दिन उसके बिस्तर के पास एक चमत्कार की उम्मीद में रहते थे, लेकिन खान कमजोर होता गया। उसका शरीर इतना पतला हो गया कि वह सिर्फ त्वचा और हड्डियां रह गया था। दर्द ने खान को इतना सताया कि वह कभी कभी रो पड़ता था। उसके जैसा मजबूत आदमी भी दर्द में एक बच्चे की तरह सिसक रहा था। लंबी रातों में बिच अपने पति को गले लगाती, उसे पकड़ने की कोशिश में फुसफुसाती, मुझे मत छोड़ो, अगर तुम चले गए तो मैं कैसे जीऊंगी। लेकिन खान के पास अब जवाब देने की ताकत नहीं थी। अपने अंतिम दिन उसने अपनी पत्नी को देखा। उसकी आंखें धुंधली थीं, लेकिन फिर भी प्यार से भरी थीं। उसने अपने होठों को हिलाया, हर शब्द उसकी अंतिम सांस की तरह टूट गया। बिच, रो मत, तुम्हें जीना है, मेरे लिए भी जियो। बिच चिल्लाई, अपने पति को गले लगाते हुए, लेकिन खान का हाथ पहले ही लटक चुका था। वह चला गया था। उस दिन अस्पताल शांत था। केवल एक युवा पत्नी के दिल दहला देने वाले रोने और एक बूढ़े पिता की दबी हुई सिसकियों से भरा था, जिसने अपना बेटा खो दिया था। खान के जाने से घर ठंडा और खाली हो गया। भोजन में केवल 2 लोग थे, लेकिन
किसी में भी खाने की ताकत नहीं थी। रात में बिच अभी भी बिस्तर के किनारे सोती थी, अपने पति के लिए एक जगह छोड़ती थी, लेकिन जब वह मुड़ती तो उसे केवल एक ठंडी खाली जगह मिलती। और हुंग, उसने फिर कभी पाइप नहीं जलाया। उसकी खुरदरी उंगलियां खान की पुरानी कमीज को कसकर पकड़ लेती थीं। हर रात बरामदे में बैठकर अंधेरे में घूरता रहता था। बिच चुपचाप खान की वेदी के सामने घुटने टेक देती। उसकी आंखें सूखी और खोखली थीं। वह अपने सारे आंसू रो चुकी थी। केवल एक खोखला दर्द बचा था। जिस दिन से खान की मृत्यु हुई, पहाड़ी पर छोटा सा घर खामोशी में डूब गया। अब कोई हौसी नहीं थी, कोई शाम नहीं थी जब खान और उसकी पत्नी बरामदे में बैठते थे, और कोई नहीं था जो बिच को उस दिन की तरह पहाड़ियों के पार ले जाता था। केवल हुंग और बिच थे, दो अकेले लोग दर्द से भरी दुनिया में एक साथ रह रहे थे। समय बीतता गया और खान को खोने का दर्द अभी तक कम नहीं हुआ था, लेकिन भाग्य क्रूर बना रहा। बिच ने महसूस करना शुरू कर दिया कि उसका शरीर कमजोर हो रहा है। पहले तो उसने केवल अपने पैरों में थोड़ी सुन्नता महसूस की, लेकिन कुछ ही महीनों में उसके कदम भारी हो गए। वह अधिक बार गिरने लगी। ऐसे दिन थे जब वह आंगन में झाड़ू लगा रही होती थी और अचानक उसके पैर उखड़ जाते थे और उसे उठने के लिए दरवाजे को पकड़ना पड़ता था। हुंग ने यह देखा और बहुत चिंतित हुआ। उसने उसे आराम करने और भारी काम न करने के लिए कहा। लेकिन एक दिन जब वह चावल का कटोरा उठा रही थी, बिच इतनी कांपने लगी कि वह उसे पकड़ नहीं सकी। कटोरा जमीन पर गिर गया और टूट गया। उसने डर से अपने हाथों को देखा। वे पतले और कमजोर थे। पिताजी, मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। हुंग ने जल्दी से अपना पाइप फेंक दिया और उसे सहारा दिया। उसके दिल में एक डर था जिसे वह नाम देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। भयानक बीमारी उनकी सोच से भी तेजी से बढ़ी। कुछ ही महीनों में बिच अब चल नहीं सकती थी। वह पुराने लकड़ी के बिस्तर पर पड़ी रहती, छत को घूरती और दीवारों के माध्यम से हवा के बहने की आवाज़ सुनती। वह जानती थी कि वह एक बोझ बनने वाली है। पहले तो बिच ने आशावादी बने रहने की कोशिश की, लेकिन जब वह बिस्तर पर खुद को नहीं हिला सकी तो वह रो पड़ी। वह लाचारी, दर्द और हुंग की आंखों में दया न देखने की इच्छा के कारण रोई। पिताजी, मैं इतनी दुखी क्यों हूं? बिच ने सिसकते हुए कहा। उसके गालों से आंसू बह रहे थे। हुंग बिस्तर के पास बैठ गया। उसके पतले हाथों ने धीरे से अपनी बहू के बालों को सहलाया। उसकी आवाज कर्कश थी। बच्चे, रो मत। मैं अभी भी यहां हूं। जब तक मैं जीवित हूं, मैं तुम्हें पीड़ित नहीं होने दूंगा। और इस तरह हुंग बिच के पैर बन गए। हर दिन वह जल्दी उठता, दोनों के लिए भोजन तैयार करता, फिर बिच को धूप में ले जाने के लिए बाहर ले जाता। जब मौसम ठंडा होता तो वह अपनी बहू को गर्म रखने के लिए एक छोटी सी आग जलाता। शाम को वह उसे अंदर ले जाता, उसे चम्मच से खिलाता और उसके आंसू पोंछता। लेकिन सबसे मुश्किल काम बिच को नहलाना था। पहले तो बिच ने मना कर दिया। वह इतनी शर्मिंदा थी कि वह रो पड़ी। हुंग की बाहों से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हुंग ने बस चुपचाप उसे देखा। उसकी आंखें उम्र के साथ धुंधली हो गई थीं, लेकिन फिर भी प्यार और करुणा से भरी थीं। तुम मेरी बेटी हो। अब जब तुम चल नहीं सकती, अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? बिच के आंसू बस बहते रहे। आखिरकार उसके पास अब विरोध करने की ताकत नहीं बची थी। हुंग ने ध्यान से बिच को घर के पीछे एक निजी कोने में ले जाया, जहां कुएं से पानी का एक टब था। उसने उसे अजीब लेकिन कोमल हरकतों से साफ किया, जैसे कि वह अपनी ही बेटी की देखभाल कर रहा हो। पहली बार वे दोनों रोए
एक शर्म से, दूसरा दया से वे दिन धीरे धीरे और भारी रूप से बीतते गए। बिच अब जीना नहीं चाहती थी। कई रातें वह जागती रहती, बस सुबह होने की कामना करती ताकि वह अपनी निराशा को भूल सके। पिताजी, मैं अब और जीना नहीं चाहती, उसने एक कड़ाके की ठंड की रात में कहा। हूंग चौंक गया और मुड़ गया। उसकी आंखें लाल थीं। उसने अपनी बहू का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। ऐसा मत कहो। अगर तुम चली गई तो मैं अकेला क्या करूँगा? मैं पहले ही खान को खो चुका हूँ। मैं तुम्हें नहीं खो सकता। बिच फूट फूट कर रोने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी के लिए इतना मायने रख सकती है। और इस तरह दिन ब दिन हूंग ने बिच को जीवित रखने की इच्छा के लिए सब कुछ ढोया। गांव हमेशा शांत रहता था, लेकिन जिस दिन से बिच चल नहीं पाती थी, अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलने लगीं। पहले तो यह सिर्फ पीठ पीछे कानाफूसी थी। उस हूंग को देखो, हमेशा अपनी बहू के आसपास घूमता रहता है। उसे इस तरह गले लगाना और ले जाना सही नहीं लगता। घर में औरतें मदद करें तो एक बात है, लेकिन एक बूढ़ा आदमी अपनी बहू की इस तरह देखभाल करे, कौन यकीन करेगा? पहले तो हूंग ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह बिच की देखभाल करने और उसे जीवित रखने के तरीके खोजने में बहुत व्यस्त था। लेकिन अफवाहें नहीं रुकीं। एक दोपहर जब हूंग बिच को धोने के लिए पीछे ले जा रहा था, तो पास में एक कानाफूसी सुनाई दी। कितना बेशर्म है! एक ससुर अपनी बहू को नहला रहा है। क्या किसी को यह सामान्य लगता है? उसकी पत्नी को मरे हुए बहुत समय हो गया है और अब उसकी बहू बिस्तर पर पड़ी है। कौन जानता है कि उस घर में क्या होता है? ये वास्तव में अजीब है। खान को मरे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है और उसके पिता पहले से ही। ये शब्द हूंग के दिल में चाकू की तरह चुभ गए। वह वहीं खड़ा रह गया, बिच को पकड़े हुए उसके हाथ कस गए। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, गुस्से से नहीं बल्कि दर्द से। बिच ने हर शब्द सुना। उसके आंसू उसके गालों से नीचे गिर गए और उसने हूंग की कमीज को पकड़ने की कोशिश की। पिताजी, मैं नहाना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि वे ऐसा कहें। उसकी आवाज घुट गई। वह शर्मिंदा, अपमानित थी और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि लोग उस बूढ़े व्यक्ति पर संदेह करें जिसका वह जीवन भरनी थी। लेकिन हूंग ने उसे और कसकर पकड़ लिया। उसकी बूढ़ी आंखें लाल हो गईं। उन्हें जाने दो। बच्चे वह नहीं समझते और उन्हें समझने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, बस इतना ही काफ़ी है। उसकी आवाज़ कर्कश थी। हर शब्द पत्थर की तरह भारी था, लेकिन वह जानता था कि गपशप नहीं रुकेगी। उस दिन से जब भी हूंग बिच को नहाने के लिए ले जाता, तो हमेशा दूर से देखने वाली आंखें होती, ताने और जहरीली टिप्पणियां होती। देखो तो, कौन अपनी बहू को इस तरह ले जाता है? या क्या कुछ और चल रहा है? कोई किसी से इतना प्यार नहीं करता। कौन जानता है कि एक आदमी के दिल में क्या है? धीरे धीरे न केवल गांव के अजनबी बल्कि रिश्तेदार भी उसे अलग तरह से देखने लगे। एक रिश्तेदार सीधे उसके घर आया और उसकी आलोचना की। तुम इस तरह उसकी देखभाल कब तक करोगे? लोग बातें कर रहे हैं, क्या तुमने सुना है? या तुम्हें लगता है कि कुछ भी गलत नहीं है? हूंग चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखें गुस्से और हताशा से धुंधली थीं। जब वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका, तो उसने मेज पर अपना हाथ पटक दिया। उसकी आवाज दबे हुए गुस्से से कर्कश थी। तुम लोग मुझे किस तरह का आदमी समझते हो? वह मेरी बहू है। अगर मैं उसकी देखभाल नहीं करूंगा तो कौन करेगा? लेकिन जवाब में केवल एक फीकी हौंसी थी। इतनी देखभाल कि तुम उसे हर दिन ले जाते हो और धोते हो।
ये अजीब है। अगर तुम वास्तव में परवाह करते हो तो उसे इलाज के लिए शहर क्यों नहीं भेजते? या तुम उसे चुप रखने के लिए अपने पास रखना चाहते हो? होंग चिल्लाया। उसकी आंखें इतनी लाल थीं कि वह रोने वाला था। वह खड़ा हो गया और दरवाजे की ओर इशारा किया। अगर तुम मदद नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसी शातिर बातें मत कहो। मैं हर शातिर शब्द को सह लूंगा, बजाय इसके कि उसे पीड़ित होने दूं। बिच अपने कमरे में लेटी हुई सब कुछ सुन रही थी। उसका दिल चाकू की तरह कट गया। उस रात बिच बहुत रोई और सो नहीं सकी। उसने बाहर देखा और हुंग की परछाई को चुपचाप बरामदे में बैठे हुए देखा। उसकी आंखें दूर तक घूर रही थीं। वह अपने कंधों पर दबाव का एक पूरा आकाश ढो रहा था, सिर्फ एक विकलांग बहू की रक्षा के लिए। उसने सोचा, अगर वह अस्तित्व में नहीं होती तो शायद हुंग को उन शातिर शब्दों को नहीं सहना पड़ता। लेकिन वह नहीं जानती थी कि अगर वह बिच को खो देता तो हुंग का जीवन भी राख के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं होता। अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं, पूरे गांव में फैल गईं। हुंग और बिच के बारे में शातिर कहानियां अब केवल धारा के किनारे या बाजार में कानाफूसी नहीं थीं, वे स्थानीय अधिकारियों तक पहुंच गई थीं। एक सुबह जब हुंग बिच को चम्मच से दलिया खिला रहा था तो 2 गांव के अधिकारी और एक अजनबी महिला उनके दरवाजे पर दिखाई दी। श्री हुंग, कृपया गांव की समिति के कार्यालय में आएं। हमें कुछ चर्चा करने की जरूरत है। उनमें से एक ने कहा। उसकी आवाज बहुत कठोर नहीं थी, लेकिन गंभीर थी। हुंग ने उन्हें देखा, फिर बिस्तर पर गतिहीन पड़ी बिच को देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप दलिया का कटोरा नीचे रख दिया, अपनी बहू के लिए कंबल खींच लिया और उनके पीछे चल दिया। उसके कदम भारी थे, जैसे कि वह पत्थर ले जा रहा हो। कार्यालय में उसे एक छोटे से कमरे में ले जाया गया। एक बड़े अधिकारी उसके सामने बैठे उसे ध्यान से देख रहे थे। श्री हुंग, क्या आप जानते हैं कि हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया है? हुंग ने अपना सिर हिलाया। अधिकारी ने आह भरी और मेज पर कागजों का एक ढेर रख दिया। उसकी आंखें कुछ भारी थीं। हाल ही में गांव में बहुत सारी बातें हो रही हैं कि आप अपनी बहू के साथ अनुचित व्यवहार कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो आप पर सुश्री बिच का उसकी बीमारी के दौरान शोषण करने का भी आरोप लगाया है। हुंग स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुना है। तुम क्या कह रहे हो? वह उछल पड़ा। उसकी आवाज कर्कश थी। अधिकारी शांत रहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ सहानुभूति थी। कृपया शांत रहें, ये केवल आरोप हैं। हमें चीजों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। क्या आप समझा सकते हैं? होंग कांपने लगा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। क्या यह इस पर आ गया था? उसने अपनी बहू को अपनी ही बेटी की तरह पाला पोसा था, उसे ले जाया था और उसकी देखभाल की थी। सभी गपशप की अवहेलना की थी और अब अधिकारी भी उस पर शक कर रहे थे। उसकी आवाज घुट गई, लेकिन हर शब्द मजबूत था। मैं 60 साल का हूं। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी अपने विवेक के खिलाफ कुछ नहीं किया है। पूरे गांव से पूछो कि मेरी पत्नी की मृत्यु के बाद से मैं खान और बिच के लिए कैसे जिया हूं। मैंने अपना बेटा खो दिया है। अब मेरे पास केवल बिच है, वहां पड़ी हुई है। अगर मैं उसकी देखभाल नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उसने अपनी छाती पर जोर से मारा। उसकी आंखें लाल थीं। क्या तुम जानते हो, हर बार जब मैं उसे नहाने के लिए ले जाता हूं तो मुझे भी चाकू की तरह दर्द होता है। वह मेरी बहू है। अगर वह इतनी बीमार नहीं होती कि वह अपनी देखभाल नहीं कर सकती तो मैं मर जाता, लेकिन ऐसा नहीं करता। क्या मैं ऐसा करके गलत कर रहा हूं? बैठक कक्ष में खामोशी छा गई। एक युवा अधिकारी ने अपनी आंखें नीची कर लीं, जैसे कि वह बूढ़े आदमी की दुख भरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रहा हो। एक पल की चुप्पी के बाद
बड़े अधिकारी ने आह भरी। उसकी आवाज़ धीमी थी। श्री हुंग, हम समझते हैं, लेकिन आप जानते हैं, जनता अक्सर उस पर संदेह करती है जिसे वे नहीं समझते हैं। हम केवल मामले को स्पष्ट करना चाहते थे, और अब मुझे आप पर विश्वास है। होंग ने फीकी मुस्कान दी। चाहे आप मुझ पर विश्वास करें या न करें, मुझे परवाह नहीं है, जब तक बिच मुझ पर विश्वास करती है। बस इतना ही काफ़ी है। उस बैठक के बाद स्थानीय अधिकारियों ने उनके घर जाकर खुद स्थिति का पता लगाने का फैसला किया। उन्होंने बिच को बिस्तर पर लेटे हुए पाया, इतनी कमज़ोर कि वह सिर्फ त्वचा और हड्डियां रह गई थी। छोटा सा घर खाली था। कुछ पुराने कपड़ों के अलावा कुछ भी कीमती नहीं था। गांव के अधिकारियों ने यह दृश्य देखा और उनके दिल में दया आ गई। समूह की एक महिला बिच के पास गई, उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, सुश्री बिच, अब से अगर आपको कुछ भी चाहिए तो बस अधिकारियों को बताएं, हम आपकी मदद करेंगे। बिच ने कमज़ोर रूप से मुस्कुराया। आंसू उसके गालों से नीचे गिर रहे थे। मुझे बस मेरे पिता चाहिए। अगर वह नहीं होते तो मैं बहुत पहले मर चुकी होती। वह एक वाक्य सभी संदेहों को दूर करने के लिए काफ़ी था। उस रात अधिकारियों ने एक गांव की बैठक आयोजित की। गांव के मुखिया खड़े हुए, उनकी आवाज़ गंभीर थी। दोस्तों, हम गलत थे। हुंग ने कुछ भी गलत नहीं किया है। वह सिर्फ एक पिता है जो अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात सुश्री बिच को इलाज में मदद करना है, न कि निराधार अफवाहें फैलाना। पूरा गांव चुप था। एक बूढ़ी महिला अचानक रो पड़ी। बेचारा हूं, मैं हमेशा गलत सोचती रही। अब जब मुझे सच्चाई का पता चला है तो मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। उस दिन से लोगों ने हूं को देखने का अपना तरीका बदल दिया। सभी को लगा कि वे हूं जैसे दयालु व्यक्ति के प्रति बहुत क्रूर थे। एक धन उगाही अभियान शुरू किया गया था। किसी ने चावल का योगदान दिया, किसी ने पैसे का। जिनके पास कम था उन्होंने कम दिया, जिनके पास अधिक था उन्होंने अधिक दिया। जल्द ही बिच को इलाज के लिए हनोई भेजने के लिए पर्याप्त धन था। जिस दिन बिच गई, पूरा गांव उसे विदा करने आया। सभी ने उसे प्रोत्साहित किया, वहां ठीक हो जाओ और वापस आओ। बच्चे, श्री हूं, चिंता मत करो, बिच इस बार जरूर ठीक हो जाएगी। हूंग ने बस चुपचाप अपनी बहू का हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज कर्कश थी। तुम्हें मजबूत रहना होगा, समझे? मैं तुम्हारी देखभाल के लिए अस्पताल आऊंगा। बिच ने सिर हिलाया। आंसू उसकी दृष्टि को धुंधला कर रहे थे। बस चली गई, अपने साथ आशा की एक नई किरण लेकर। हनोई के अस्पताल में वे दिन दर्द से भरे थे, लेकिन उम्मीद से भी भरे थे। बिच को हर दिन कई आईवी ड्रिप लेने और शारीरिक उपचार के दौरान हड्डियों में चुभने वाले दर्द की आदत हो गई थी। लेकिन जिस चीज़ की उसे आदत नहीं थी और शायद कभी नहीं होगी, वह थी हुंग की पतली सिलुएट जो अस्पताल के गलियारों में चुपचाप चलती थी। हर सुबह और शाम, चाहे मौसम चिलचिलाती गर्मी का हो या कड़ाके की ठंड का, वह हमेशा जल्दी उठता था, धर्मार्थ भोजन की तलाश करता था और बिच के लिए थोड़ा अतिरिक्त पतला दलिया मांगता था। जब वह दर्द से चिल्लाती तो वह उसका हाथ कसकर पकड़ लेता। उसकी आंखें लाल हो जाती, लेकिन वह रोने की हिम्मत नहीं करता। पिताजी, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं, तुम कर सकती हो, तुम्हें करना होगा। तुम युवा हो, तुम्हें जीना होगा। हुंग के कठोर हाथों के नीचे, उसके दृढ़ हाथ की पकड़ के नीचे, बिच ने कदम दर कदम बीमारी के अंधेरे से वापसी की। और फिर एक चमत्कार हुआ। 3 महीने के इलाज के बाद पहली बार बिच अपना पैर आगे बढ़ा सकी। भले ही यह सिर्फ एक छोटा कदम था,
हूँ कुर्सी पर गिर गया, हकलाने लगा, एक भी शब्द नहीं बोल सका। 6ठे महीने तक वह बिस्तर के किनारे को पकड़कर खड़ी हो सकती थी। 8वें महीने तक वह धीरे धीरे चल सकती थी। भले ही उसे अभी भी बैसाखी की जरूरत थी। अस्पताल में हर कोई चकित था। किसी ने नहीं सोचा था कि एक लड़की जो जीवन भर बिस्तर पर पड़ी रहने वाली थी, वह फिर से खड़ी हो सकती है। डॉक्टर ने हुंग को प्रशंसा से देखा। आपके धैर्य के बिना वह बहुत पहले हार मान चुकी होती। हुंग मुस्कुराया, एक मुस्कान जो संतुष्टि से भरी थी लेकिन कड़वाहट से भी रंगी हुई थी। बिच के बेहतर होने का मतलब था कि हुंग धीरे धीरे पृष्ठभूमि में फीका पड़ गया। आसपास के लोग कानाफूसी करने लगे। अब जब वह चल सकती है तो बूढ़ा आदमी शायद छोड़ दिया जाएगा। यह सामान्य है। जब तुम बीमार होते हो तो तुम उन पर निर्भर रहते हो। जब तुम ठीक हो जाते हो तो कौन उनके बलिदानों को याद रखता है? हुंग ने कुछ नहीं कहा, बस उदास होकर मुस्कुराया। उसे किसी को उसके बलिदानों को याद रखने की जरूरत नहीं थी। उसे बस यह जानना था कि बिच अच्छी तरह से जी रही थी। बस इतना ही काफी था। लेकिन एक दिन बिच ने अस्पताल के कमरे के ठीक बाहर गपशप सुनी। वह इतनी युवा और सुंदर है। वह निश्चित रूप से किसी और से शादी करेगी। वह उस बूढ़े ससुर की देखभाल के लिए क्यों रहेगी? वह बहुत भोला है। बिच स्तब्ध रह गई। वह समझ गई कि दया को भुलाया जा सकता है, लेकिन वह किसी को भी हुंग के बलिदानों को हल्के में लेने की अनुमति नहीं देगी। उस शाम वह चुपचाप हुंग के बिस्तर के पास गई। उस पतले आदमी को देख रही थी जो उसके लिए इतनी जल्दी बूढ़ा हो गया था। उसने धीरे से कांपती आवाज में कहा, पिताजी, अगर मैं एक दिन शादी कर लूं तो क्या आप दुखी होंगे? हुंग चौंक गया, फिर हौंस पड़ा। क्यों नहीं, लेकिन अगर तुम खुश हो तो मैं और भी खुश होऊंगा। लेकिन लोग कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। हुंग एक पल के लिए चुप हो गया, फिर धीरे से बिच के सिर पर थपथ पाया। मैंने कभी तुमसे चुकाने की उम्मीद नहीं की। मैं बस चाहता हूं कि तुम अच्छी तरह से जियो, बस इतना ही। बिच फूट फूट कर रोने लगी। उसे गले लगा लिया। गपशप लोगों को चोट पहुंचा सकती है, लेकिन वे एक सच्चे दिल को नहीं तोड़ सकते। हनोई के अस्पताल से गांव तक की सड़क घुमावदार और ऊबड़ खाबड़ थी, ठीक बिच और हुंग के जीवन की तरह। पहाड़ी हवा उनके चेहरों पर ठंडी और ताज़ा थी, अपने साथ घास और पेड़ों की खुशबू लेकर आई। लेकिन दोनों में से किसी के भी दिल में शांति महसूस नहीं हुई। दर्द और कड़वी गपशप के बीच इतने सालों तक खोए रहने के बाद वे आखिरकार उस जगह लौट आए जहां से वे चले गए थे। घर पहुंचने पर पुराना लकड़ी का घर वही था, जिसकी छत झुकी हुई थी और बिस्तर जो हर बार लेटने पर चरमराता था। फर्क सिर्फ इतना था कि जो व्यक्ति लौटा था वह बिस्तर पर पड़ी असहाय लड़की नहीं थी, बल्कि एक स्वस्थ बिच थी जो अपने पैरों पर चल सकती थी। पहले कुछ दिनों में हुंग अभी भी बिच के लिए दलिया बनाने के लिए जल्दी उठता था और मौसम बदलने पर उसे कोई दर्द तो नहीं हो रहा है ये देखने के लिए जांच करता था। लेकिन फिर उसे अचानक एहसास हुआ कि उसे अब उसकी देखभाल की जरूरत नहीं है। हुंग ने चुपचाप बिच के बिस्तर से बिस्तर को साफ किया। उसके पतले हाथ कांप रहे थे क्योंकि उसने हर कोने को मोड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में एक अवर्णनीय हानि की भावना उठी। बिच ने भी इसे नोटिस किया। एक दोपहर जब सूरज घाटी पर लाल चमक रहा था, बिच उसके बगल में बैठ गई। उसकी आवाज हवा की तरह कोमल थी। पिताजी, मैं ठीक हूं, क्या आप खुश हैं? हुंग मुस्कुराया। उसकी आंखों में गर्व था। बेशक, यही मैं सबसे ज्यादा चाहता था।
लेकिन फिर उसने अचानक आह भरी, यह बस थोड़ा दुखद है। बिच स्तब्ध रह गई। उसने बूढ़े आदमी को देखा जिसने उसे उसके जीवन के सबसे दर्दनाक दिनों में अपनी पीठ पर लादा था। वह जानती थी कि अब से वह उस पर निर्भर कमजोर लड़की नहीं होगी, लेकिन क्या उसके पास कोई और होगा जिस पर वह निर्भर रह सके? समय बीतता गया और बिच ने धीरे धीरे एक महिला के रूप में अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया। उसने काम करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे नए रिश्ते बनाए और फिर एक दिन एक आदमी उसके जीवन में आया, ईमानदार और समझदार। वह उसके साथ एक नया घर बनाना चाहता था, लेकिन फैसला करने से पहले बिच जानती थी कि उसे सबसे महत्वपूर्ण काम करना है, हुंग से अनुमति मांगना। उस शाम उसने धीरे धीरे रात का खाना परोसा। एक साधारण भोजन पर उसके सामने बैठी, उसके सफ़ेद बालों को देखकर उसने अपने दिल को कसते हुए महसूस किया, पिताजी, कुछ है जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। हुंग ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और उसे दयालु आंखों से देखा। मुझे पता है। वह मुस्कुराया। उसकी आवाज़ कोमल थी, लेकिन थोड़ी कड़वाहट के साथ। बिच हैरान थी। आप जानते हैं, हाँ, मैं बूढ़ा हूँ, अंधा नहीं। मैंने देखा है कि तुम खुश हो, कि कोई तुम्हें लेने आता है। मैं समझता हूँ तुम्हारे लिए नई खुशी खोजने का समय आ गया है। बिच फूट फूट कर रोने लगी। वह घुटनों के बल बैठ गई और उसके पतले हाथों को कसकर पकड़ लिया। पिताजी, क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं आपको छोड़कर गलत कर रही हूँ? हुंग ने कांपते हुए अपना हाथ उसके सिर पर रखा। उसकी आवाज़ घुट गई। तुम गलत नहीं हो। मैंने एक बेटा खो दिया। मैं नहीं चाहता कि तुम एक मृत व्यक्ति की तरह जियो। तुम्हें जाना है, जीना है, खुश रहना है, यही मैं चाहता हूँ। लेकिन ऐसा कहने के बावजूद उसका हाथ अभी भी उसका हाथ कसकर पकड़े हुए था, जैसे कि उसे डर हो कि अगर उसने जाने दिया तो वह हमेशा के लिए चली जाएगी। बिच ने उसे कसकर गले लगा लिया। आंसू उसकी कमीज को भिगो रहे थे। अगर मैं चली गई तो आपकी देखभाल कौन करेगा? हुंग उदास होकर मुस्कुराया। मैं अपने आधे से ज्यादा जीवन अकेले रहा हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इसकी आदत नहीं है? लेकिन बिच उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। वह जानती थी कि उसने बहुत कुछ सहा है। पिताजी, क्या मैं आपको अपने साथ रहने के लिए ले जा सकती हूँ? हुंग ने अपना सिर हिलाया। नहीं बच्चे, मुझे यहाँ रहने की आदत है। मैं शहर और ऊंची इमारतों के लिए नहीं बना हूं। मैं बस यहाँ शांति से रहना चाहता हूँ, जहाँ खान का घर है, जहाँ मेरी यादें हैं। बस अच्छी तरह से जियो, बस इतना ही काफ़ी है। बिच फूट फूट कर रोने लगी। वह समझ गई कि चाहे वह कुछ भी कहे, हुंग इस जगह को कभी नहीं छोड़ेगा, और इसीलिए वह चली गई, अपने साथ एक अंतहीन अपराध बोध लेकर। समय पुल के नीचे पानी की तरह बहता है, किसी का इंतजार नहीं करता। बिच का एक नया परिवार था, एक दयालु पति जो उससे प्यार करता था, और हंसी से भरा घर था। लेकिन हर रात शांतिपूर्ण नींद के बीच वह अभी भी उस बूढ़े व्यक्ति का सपना देखती थी जो उसे हर दिन अपनी पीठ पर लादकर घर के पीछे की धारा में नहाने के लिए ले जाता था। दुनिया की शातिर गपशप की अवहेलना करते हुए उसे ठंडी हवा याद थी जो उसके पतले कंधों पर चलती थी, उसके अनुभवी चेहरे पर गहरी झुर्रियां, और उसके चुपचाप आंसू जब उसे लगा कि वह नहीं जानती। एक दिन जब उसे खबर मिली कि हुंग कमज़ोर हो रहा है, तो बिच इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने अपने पति के साथ अपने गृहनगर लौटने का फैसला किया, उस पुराने घर में वापस जो उसके जीवन के सबसे दर्दनाक वर्षों के दौरान उसका आश्रय था। उस दोपहर जब उसने उसे आंगन में चलते हुए देखा तो हुंग स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें बुढ़ापे से धुंधली थीं,
लेकिन वह अभी भी उस परिचित सिलुएट को पहचान सकता था जिसे वह इतने सालों से याद कर रहा था। बिच, तुम वापस आ गई हो। उसकी आवाज़ कांप रही थी, जैसे कि उसे डर हो कि ये सिर्फ एक सपना है। बिच दौड़कर उसे गले लगा लिया, अपना चेहरा उसके पतले कंधों में दबा दिया जो वर्षों से घिस चुके थे। पिताजी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। हुंग ने धीरे से उसकी पीठ थपथ पाई, एक दयालु मुस्कान के साथ। तुम मूर्ख हो, मुझे अकेले रहने की आदत है। अगर तुम इस तरह वापस आओगी तो लोग कहेंगे कि तुम एक अधर्मी बेटी हो जो अपने पति को छोड़कर अपने पिता के साथ रहती है। उसने मजाक किया, लेकिन उसकी आवाज में अभी भी कड़वाहट का स्पर्श था। बिच फूट फूट कर रोने लगी। पिताजी, आपने इतने सालों तक काफी सहा है। मुझे परवाह नहीं है कि कोई क्या कहता है। मैं केवल ये जानती हूं कि आपके बिना मैं आज जीवित नहीं होती। बिच का पति भी आगे आया और सम्मानपूर्वक झुका। पिताजी, बिच और मैंने चर्चा की है। हम आपकी देखभाल के लिए स्थायी रूप से यहाँ चले जाएंगे। हुंग स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें चमक उठीं, जैसे कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुना है। क्या तुम दोनों सच में ऐसा करना चाहते हो? यहाँ बहुत गरीबी है। कुछ भी नहीं है। बिच ने उसका हाथ पकड़ लिया, जो जीवन भर की मेहनत से कठोर हो गया था। घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास आप हैं, बस इतना ही काफ़ी है। शाम की हवा बरामदे में बह रही थी, अपने साथ पुआल और देहात की मिट्टी की खुशबू लेकर आई। हुंग के दिल में शांति की भावना फैल गई। इतने सालों के बलिदान, इतने सालों के नुकसान और अकेलेपन के बाद वह आखिरकार अकेला नहीं था। जिस दिन से बिच और उसका पति उनके साथ रहने लगे, ठंडा और खाली घर पहले से कहीं ज्यादा गर्म हो गया। हर सुबह हुंग अब अकेले आग के पास नहीं बैठता था। बिच चाय बनाती थी और उसका पति नाश्ते के लिए उनके साथ बैठता था, बातें करता था। भोजन अब केवल बर्तनों की खनक नहीं थी, बल्कि हौंसी और बातचीत की आवाज थी। जिन पड़ोसियों ने कभी उनकी निंदा की थी, वे अब पास से गुजरते समय रुककर नमस्ते करते थे। किसी ने भी पुरानी दुर्भावनापूर्ण अफवाहों का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि अब वे समझ गए थे कि हुंग और बिच के बीच का रिश्ता कभी भी कुछ बुरा नहीं था, बल्कि एक महान बलिदान था। ऐसे दिन थे जब बिच के पति को हुंग को धीरे से उठने में मदद करते और उसे धूप में बरामदे में ले जाते हुए देखकर हुंग चुपचाप आंसू बहाता था। दर्द से नहीं, बल्कि इसलिए कि वह जानता था कि उसकी दया को आखिरकार समझा और चुकाया गया है। एक दोपहर, जब सूरज ढल रहा था, हुंग ने बिच को बुलाया। उसकी आवाज हवा के झोंके की तरह कोमल थी। बिच, मैं संतुष्ट हूं। मैं इस उम्र तक जी चुका हूं। मुझे कोई पछतावा नहीं है। बिच ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। ऐसा मत कहो पिताजी, आपको लंबे समय तक जीना होगा ताकि हम आपको चुका सके। हुंग मुस्कुराया, वही दयालु मुस्कान जिसे बिच इतने सालों से जानती थी। मुझे तुम्हें चुकाने की जरूरत नहीं है, मुझे बस तुम्हारी खुशी चाहिए। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। शाम की धूप आंगन में लंबी परछाइयां डाल रही थी, उसके सफेद बालों को सुनहरा रंग दे रही थी। उस पल में बिच को लगा जैसे वह अपने जन्म के माता पिता को देख रही है, अपने दर्दनाक अतीत और आंसू भरी यात्रा को देख रही है। लेकिन अब वे दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि कृतज्ञता और प्रेम के आंसू थे। भले ही जीवन हुंग के प्रति क्रूर था, अंत में उसकी दया को कभी नहीं भुलाया गया।